वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आप सभी का राकेश सर कॉमर्स क्लासेस के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है बच्चे। और आज से जो है मैं बिल्कुल सीक्वेंस में, वन शॉट में, जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा था आप सभी बीकॉम वाले बच्चों से कि मैं आप सभी का बिजनेस लॉ का जो भी प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करने वाला हूँ। तो आज से मैं वन शॉट के अंदर सारे ही बिजनेस लॉ, ईच एंड एवरी चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को मैं कराने वाला हूँ बिल्कुल बेहतर तरीके से। और आपके जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी मैं करा दूंगा इस चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने नियर डियर जो भी आपके दोस्त, जो भी लोग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ नॉलेज। एजुकेशन एक वो क्षेत्र होता है बेटा, जितना हम आपके लिए शेयर कर रहे हैं आप भी लोगों के लिए भला करें। ठीक है बेटा, इसी स्लोगन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज से जो है बिजनेस लॉ की वन शॉट के अंदर हम लोग कराने वाले हैं। और आपका एग्जाम जो है, एग्जाम से पहले मैं सारा ही चैप्टर बिजनेस लॉ का कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है बच्चे, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले ये आपका बिजनेस लॉ की बात करें बेटा, ये बिजनेस लॉ बीकॉम सेमेस्टर 1 का है, जहां पर बिजनेस लॉ की हम बात करेंगे बेटा। अगर इस तरह की और भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप लोगों को लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको किस तरह की, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया या और भी जो भी है, आप लोग कमेंट में बताएंगे और आप बताएंगे कि आपको लेक्चर कैसा लगा, तभी तो मैं आपके लिए काम करूंगा ना बच्चे। ठीक है, तो आप जरूर हमें एडवाइस दीजिएगा। बाकी हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे एग्जामिनेशन के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज जो रखता है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही रखता है। तो सबसे पहले हम उन्हीं एक्ट को सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर आप समझ लेते हो तो उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को समझना इजी हो जाती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी समझ लोगे, एलएलपी भी समझ लोगे, और उसके अलावा कंपनीज एक्ट को भी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी सारे एक्ट का जो अगर बेस है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इनमें बच्चों को दिक्कत रहती है, अगर ये समझ लेंगे तो बाकी का पोर्शन आपके लिए इजी हो जाएगा, और मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। आइए बेटा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, बिजनेस लॉ की बात करें, ये चैप्टर की बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की हम बात करेंगे, वन शॉट के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। और आइए, बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जब आप क्लास को देखें तो अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करें, लेक्चर को अच्छे तरीके से सुने, समझें। कोई अगर आपका डाउट्स होता है, कोई चैप्टर से रिलेटेड अगर पूछना होता है, कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपका क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा। ये काम जरूर करेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई की, जितना 100% मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही 100% आपको देना है। रिजल्ट डेफिनेटली आपके फेवर में होगा, इट्स माई गारंटी। आराम से पास कीजिए और आराम से पढ़ाई कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए बेटा, तो यहाँ पर वन शॉट के अंदर हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले थे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्रीमेंट क्या होता है वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। उसके बाद इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होता है बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद हम बात करेंगे प्रपोजल क्या होता है बेटा, फिर एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर। क्या ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, क्या दोनों को आप सेम समझते हैं? नहीं, आप डिफरेंट समझते हैं। ये सभी बात को हम डिस्कस करेंगे स्लाइड बाय स्लाइड। आइए बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात को समझेंगे कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे। आप लोगों को पता पता है कि लॉ का मतलब क्या होता है। भाई बिजनेस लॉ जब आप पढ़ते हो, बिजनेस लॉ दो शब्दों से मिलकर के बना है, बिजनेस प्लस लॉ। बिजनेस लॉ दो शब्दों से मिलकर के बना है, बिजनेस प्लस लॉ। यहां पर हम जो बातें करने वाले हैं बेटा बिजनेस से रिलेटेड, कमर्शियल नेचर के ट्रांजेक्शन को हम डील करेंगे। और लॉ का मतलब पता होता है बेटा, कानून होता है, वो रूल्स और रेगुलेशन जिन्हें सरकार ने बनाए हैं टू कंट्रोल कंडक्ट ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड लॉ। जैसे बेटा ट्रैफिक की रूल होती है, किस लिए बनाया गया है, ताकि हम एक्सीडेंट को रिड्यूस कर सके। बात समझ पा रहे हैं? यहां पर लोग उसका पालन करें, रेड लाइट को जंप ना करें। बट अगर इसको उल्लंघन करोगे, वायोलेट करोगे, तो इससे क्या आपका ही नुकसान होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो रूल्स एंड रेगुलेशन बेहद हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप गलतियां करोगे तो लॉ आपको एक्सक्यूज नहीं करेंगे बेटा। तो लॉ का मतलब आपको समझ में आ गया, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। सरकार उन्हें बनाते हैं टू कंट्रोल कंडक्ट ऑफ द पर्सन,
लोगों को बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट बनाया गया, जो रेगुलेशंस को लाया गया बेटा, हम उसको लॉ बोलते हैं। आई बात समझ में? से फॉर एग्जाम्पल हम एक आप एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा बेटा। जैसे यहां पर समझिएगा, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने अपनी मम्मी से कहा, क्योंकि जब बेटा अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले एक बार हम लॉ के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस लॉ। डोमेस्टिक लॉ नहीं है, बिजनेस लॉ है। तो बिजनेस लॉ को समझने से पहले एक बार, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने से पहले एक बार लॉ के बारे में समझो बेटा, उसके बाद हम बात करेंगे। मिस्टर एक्स ने अपने मम्मी से कहा कि मम्मी मम्मी मम्मी, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है मिस्टर राहुल। मेरा दोस्त जो है उसका नाम क्या है? राहुल। मैं उसका मर्डर करना चाहता हूं, मैं उसका मर्डर करना चाहता हूं। ये बात उसने कहा अपने मम्मी से। मम्मी से कहा कि मैं उसका मर्डर करना चाहता हूं। मम्मी क्या कहेंगी? जा बेटा आयुष बाबा विजय प्राप्त करके आना। नहीं, मम्मी ने कहा बेटा अगर तुमने कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करा जिसको आईपीसी इंडियन पीनल कोड के अंदर मना है, प्रोहिबिटेड है, तो तुम्हें कहां जाना पड़ेगा बेटा? वहां जाना पड़ेगा जहां पर तुम्हें खाना और रहना फ्री मिलेगा। इट मीन्स जेल जाना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मम्मी ने, कि मिस्टर एक्स की बिहेवियर को अगर लॉ नहीं होता बेटा तो ये तो निपटा डालते। बात समझ पा रहे हैं? इनको तो कोई डर ही नहीं था। मैं कह सकता हूं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिन्हें सरकार ने बनाए हैं टू कंट्रोल कंडक्ट ऑफ द पर्संस इज कॉल्ड लॉ। बेटा अगर वो लॉ नहीं होता तो मैं कह सकता हूं इस मिस्टर एक्स का जो बिहेवियर है उसको लॉ कंट्रोल कर रहा है। यानी उसके मन में डर है कि मैं अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसा करूंगा, इट इज प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पीनल कोड, तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो दिस इज कॉल्ड लॉ। ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें बच्ची, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनाया गया है? रेड लाइट जंप नहीं करने के लिए क्यों कहा गया है? क्यों? ताकि वहां पर गलतियां करोगे तो आपको ही भरपाई देना पड़ेगा। रॉन्ग साइड से जाओगे आपको गलती होगा और आपकी एक्सीडेंट हो सकती है, ताकि इसको रिड्यूस कर सके। बात समझ गए? बट इसको वायोलेट करोगे तो उसका उल्लंघन आपको ही भरपाई देना पड़ेगा बेटा। दिस इज कॉल्ड लॉ। आई होप आपको लॉ के बारे में समझ में आ गया होगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। आइए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट दो शब्दों से मिलकर के बना है बेटा। कॉन्ट्रैक्ट दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक एग्रीमेंट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। सबसे पहला एग्रीमेंट होना चाहिए और उसके बाद एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है और एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? आइए यहां से देखते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड। बेटा जी एक बात ध्यान रखेंगे, क्लियरली मेंशन कर दे रहा हूं ताकि माइंड में आप दुविधा में ना रहे। एग्जामिनेशन के अंदर आपको सेक्शन लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है 1% भी। आप सीए का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। अगर सीए इंटरमीडिएट का आप एग्जाम दे रहे होते तो मैं ये एडवाइस करता कि बेटा जी आपको सेक्शन याद करना पड़ेगा। बट इस सेमेस्टर बीकॉम के अंदर अगर हम बात करें और सीए फाउंडेशन वाले भी बच्चे अगर लेक्चर को देख रहे हैं तो उन सभी से यही कहना चाहूंगा कि सेक्शन लिखना मैंडेटरी नहीं है। प्रोविजन आप लिख देंगे तो चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये चल जाएगा। सेक्शन कोड करना जरूरी नहीं है बेटा। अगर सेक्शन नहीं लिखते हैं तो नंबर आपको मिलेगा, बट सेक्शन गलत लिखेंगे तो उसका प्रभाव कुछ और जाएगा, इंडिकेशन कुछ और जाएगा, तो 0 नंबर मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आप इसका प्रोविजन जो इसका डेफिनेशन है उसको ध्यान रखेंगे और लिखेंगे तो आपका नंबर मिलेगा। आपके एग्जामिनेशन में बीकॉम वाले बच्चे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो सीए का अगर एग्जामिनेशन होता तो मैं उसको कहता कि यहाँ पर केस स्टडीज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो सीए फाउंडेशन वाले बच्चे जो हैं उनको केस स्टडीज में भी यहाँ पर अगर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे दो प्रॉमिस होना चाहिए, यानी एक एग्रीमेंट होना चाहिए और एक एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब आइए समझते हैं। जैसे देखिए, ए प्रॉमिस टू सेल हिज कार टू बी, ए प्रोमिसेस टू सेल हिज कार टू बी ₹1,00,000 एंड बी एग्रीज। भाई साहब यहाँ पर ए प्रॉमिस कर रहा है बी से कि मैं अपना कार तुम्हें बेचना चाहता हूं, कितने में? 2 लाख रुपए। यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर ए है
और यहां पर बी है। ए जो है बी से कह रहा है कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं, कितने में? 1 लाख रुपए में। ए ने बी से कहा कि देख भाई, मैं अपना कार तुझे बेचना चाहता हूं। ए ने कहा कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं 1 लाख रुपए में। बी ने कहा स्वीकार है, बट बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं बेटा कि फर्स्ट प्रॉमिस किसने किससे करा। आइए यहां पर फर्स्ट प्रॉमिस की अगर हम बात करें बेटा, ए टू बी। भाई फर्स्ट प्रॉमिस मिस्टर ए ने बी को करा कि मैं आपकी कार की डिलीवरी करूंगा, बट सिमिलरली यहां पर मिस्टर बी ने क्या करा, यहां पर इसने कहा देखो सेकंड प्रॉमिस की अगर बात करें बेटा, सेकंड प्रॉमिस बी टू ए, यानी ए ने बी को कहा कि मैं अपना कार तुम्हें देना चाहूंगा, तो बी ने कहा देख भाई मैं फ्री में नहीं लेता, मैं इसके बदले में तुझे 1 लाख रुपया दूंगा। यानी फर्स्ट प्रॉमिस मिस्टर ए टू बी और सेकंड प्रॉमिस मिस्टर बी टू ई, बी टू ए, यानी दो प्रॉमिस है विच आर फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर। दो प्रॉमिस है, दोनों एक दूसरे के बदले में है बेटा, हम इसको एग्रीमेंट बोलेंगे। तो एग्रीमेंट का मतलब बोला जाता है कि एवरी प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर इच अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट, हम उसको एग्रीमेंट। तो यहां पर ए ने बी को कार दिया, तो बी ने सिमिलरली ए को 1 लाख रुपया दिया, यानी ए ने अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करा। बेटा हम आगे बताएंगे आपको बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैं जस्ट आपको हिंट्स दे रहा हूं। तो यहां पर ए ने बी को कार दिया और बी ने ए को यहां पर 1 लाख रुपया दिया, तो मैं कह सकता हूं एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। और यहां पर एग्रीमेंट कौन सा होना चाहिए, कमर्शियल नेचर के होना चाहिए। अब जैसे मान लो मिस्टर ए ने बी को कार की डिलीवरी कर दिया, बट बी ने ए को 1 लाख रुपया नहीं दिया। जैसे मान लो ए ने क्या करा, बी को कार की डिलीवरी तो कर दिया, बट यहां पर क्या हुआ समझो, ए ने ए टू बी आकार, बट यहां पर बी ने 1 लाख रुपया नहीं दिया। इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर ए कौन हो जाएंगे बेटा, एग्रीड पार्टी हो जाएंगे, और ये केस करेंगे कि हमारे हमने इसको कार की डिलीवरी तो कर दिया, बट हमें अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। तो यहाँ आप एक बात का ध्यान रखेंगे, एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कोई भी पार्टी अगर आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता है, एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं करता, एंड डेट केसेस आप उसको कोर्ट में लेकर के जाओगे, उन्हें कोर्ट में लेकर के जाओगे और उनसे आप रिकवरी कराओगे। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में दो बातें होती है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट जो आपने देखा वो एग्रीमेंट है। एक बात का ध्यान रखेंगे, एग्रीमेंट की अगर बात करें बेटा, यहां पर तो दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं, एक होता है सोशल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट का दूसरा नाम है कमर्शियल डोमेस्टिक एग्रीमेंट, और एक होता है कमर्शियल एग्रीमेंट। सवाल ये उठता है कि कौन सी एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट करने एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है और किस तरह के एग्रीमेंट में एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। एग्जांपल देता हूं, हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, इन सभी का जो रिलेशन होता है ना बेटा, ये ब्लड का रिलेशन होता है, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। भाई एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। एग्जाम्पल देता हूं बेटा, आइए समझिए। जैसे मान लीजिए आप बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पापा ने आपसे कहा कि बेटा अगर तुम बीकॉम में अच्छे नंबर से पास कर लोगी, फर्स्ट शॉट में निकाल लोगी, तो मैं तुम्हें टू व्हीलर दिलवाऊंगा। टू व्हीलर आपको दिलवाएंगे, वादा करा आपने, आपके फादर ने करा। आपने अच्छे नंबर से एग्जाम भी पास कर लिया और उसके बाद देने से मना कर दिए, तो क्या आप कोर्ट में जाएंगे, ये कहेंगे जज साहब मेरे साथ मेरे पापा ने झूठ बोले या उन्होंने अपनी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करे? नहीं बेटा, ये एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इट इज अ सोशल अग्रीमेंट, इट इज अ ब्लड रिलेशन। ये रिश्ता क्या कहलाता है बेटा, वो वाली बात है बेटा। ये फादर एंड हस्बैंड का, यहाँ पर ये फादर एंड सन का रिलेशन है बेटा, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है। ये डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है, ये घरेलू मामला है बेटा। तो यहाँ पर एग्रीमेंट तो बनता है बेटा बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। तो आप अपने पापा के ऊपर केस नहीं कर सकते। बट सिमिलरली मैं कहूँ यहाँ पर मिस्टर ए ने बी को कार की डिलीवरी कर दिया और बी ने अभी तक पेमेंट नहीं दिया है। बात समझ पा रहे हैं, ए ने कार की डिलीवरी कर दिया और बी ने अभी पेमेंट नहीं दिया है, तो ए जो है बी के खिलाफ केस कर सकता है, क्योंकि कॉमर्शियल नेचर की एग्रीमेंट है बेटा। आपने मार्केट से कुछ खरीदा, आपने पैसा दे दिया, सामान आपको अभी तक नहीं मिला है, तो आप केस कर सकते हैं। या आपने सामान ले लिया और आपने पैसा नहीं दिया है, तो आपके अगेंस्ट केस कर सकते हैं वो। तो एक बात ध्यान रखेंगे,
लॉ ये कहता है कि एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ध्यान रखिएगा, ऐसे नेचर के एग्रीमेंट, जो कॉमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। सोशल नेचर के एग्रीमेंट जो होता है वो एग्रीमेंट होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। आई बात समझ में? यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है? तो ये ऐसा बच्चे कहते हैं कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से नेचर के एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो बेटा ध्यान रखिएगा, सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। एग्जाम्पल जस्ट अभी दिया हूं। बट अगर बात करते हैं कॉमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट जो होता है बेटा, लॉ ऐसा प्रिजम्पशन लेकर के चलते हैं, प्री एज्यूम्ड करके चलते हैं कि यहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज प्रेजेंट। यहां पर इंटेंशन होती है कि एक व्यक्ति ने अगर मना करा या अपनी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करा या परफॉर्मेंस को फुलफिल नहीं करा, इन डेट केसेस हम उसको कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं, उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट। आई बात समझ में? क्लियर है बेटा यहां तक पॉइंट्स? आई होप, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे, चलिए। चलिए बेटा, समझ में आ गया ये पॉइंट्स? चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे। आइए इसके बाद हम बात करेंगे बच्चे, यहां पर आपको दो वर्ड देखने को मिल रही, एक है बेटा एग्रीमेंट और एक है बेटा कॉन्ट्रैक्ट। एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट? क्या मतलब होता है उसको हम समझेंगे। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों को हम लोग एक बार स्टडी करते हैं। तो यहां पर समझिए बेटा, डेफिनेशन की अगर बात करें तो यहां पर अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस मैंने जस्ट अभी बताया। बेटा जी एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, देखो यहां पर ऑफर होता है, ऑफर को आप प्रपोजल बोलते हो, प्लस कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन होता है बेटा, ऑफर प्रपोजल और कंसिडरेशन होता है, हम इसको एग्रीमेंट बोलते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है बेटा, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। यहां पर क्या होता है बेटा, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल लॉ। समझ गए बात को? तो कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट में अगर जोड़ दोगे एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बट यहां पर एग्रीमेंट होने के लिए बेटा जी ऑफर को हम प्रपोजल बोलते हैं, आगे चैप्टर है आपका, प्लस कंसिडरेशन को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एग्रीमेंट आ जाएगा। क्या डेफिनेशन आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। भाई क्या लीगल ऑब्लिगेशन होगा एग्रीमेंट के केस में? नो लीगल ऑब्लिगेशन टू द परफॉर्म। यहां पर मैंने जस्ट अभी बताया कि फादर एंड सन वाला जो टू व्हीलर वाला मैंने बात बताया, तो यहां पर कोई जरूरत नहीं कि फादर ने आपसे कमिटमेंट करे तो वो पूरा ही करेंगे, ब्लड रिलेशन है। बट यहां पर इट इज अ क्रिएट लीगल रिलेशन ऑब्लिगेशन टू द परफॉर्म। भाई साहब यहां पर परफॉर्म करना ही पड़ेगा कि अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कार की डिलीवरी करा है तो मिस्टर बी भी सिमिलरली उसको पेमेंट करे। समझ गए? अगर नहीं कर पाते हैं तो उस केसेस में क्या उनको परफॉर्म करना पड़ेगा या उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। तो क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। सेक्शन की रेफरेंस की अगर बात करें बेटा तो डिफाइन करा गया है एग्रीमेंट को सेक्शन 2 सबसेक्शन ई के अंदर। बट अगर डेफिनेशन की बात करें सेक्शन 2 सबसेक्शन एच के अंदर यहां पर डिफाइन करा गया है बेटा। समझ के बात को? क्लाउज क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, सबसेक्शन क्या होता है, ये सब बहुत बड़ा लॉ, बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है बेटा, उतना ज्यादा आपको आगे नहीं जाना है। एनफोर्सेबिलिटी, नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, या नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट में नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है बेटा। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें बेटा जी एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका डेफिनेशन कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। आया बात समझ में? कोई दिक्कत है बेटा? यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूं? बिल्कुल आपको सिर्फ लेक्चर को समझना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझिए और प्रैक्टिस करिए। 100% पेपर आपके फेवर में जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं सभी चैप्टर को कराने वाला हूं बेटा, मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस करा है आप लोगों से। बस आप लोग अपनी प्यार जो है, जो आप लोग, जो मैंने बताया कि एजुकेशन इज द शेयरिंग ऑफ नॉलेज, तो जिस तरह से मैं शेयर कर रहा हूं बेटा, आप लोग भी अपने दोस्त यार, क्योंकि उनका भी भला हो। जब आप दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं ना बेटा, तो सृष्टि की अगर हम बात करें ना, पूरी डेस्टिनी, पूरी आपका ये यूनिवर्स आपको सपोर्ट करती है। समझ रहे बात को? आप
जैसे मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ, तो सिमिलरली आप भी करेंगे तो एक एनवायरमेंट अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन देगी, तो यूनिवर्स भी आपको मदद करेगी बेटा। तो लोगों को भला करना भी आप सीखें, है ना। तो जो भी आपके मित्र हैं उनको शेयर जरूर करें। आइए बेटा, अब हम लोग बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। भाई एक अभी हमने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी बेटा। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा तभी तो आप एनफोर्स कर सकते हो, तभी तो कोर्ट में लेकर के जा सकते हो। इन सभी बातों को समझेगा ये क्या क्या चीज है। तो सबसे पहला बेटा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। सबसे पहला क्या होगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। उसके बाद क्या होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा लॉफुल कंसिडरेशन का होना जरूरी है। उसके बाद बात करेंगे बेटा कॉम्पिटेंट पार्टीज का होना बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। और फ्री कंसेंट यहां पर होना चाहिए। कंसेंट जो है पार्टीज के बीच में फ्री होना चाहिए, कोई दबाव में नहीं होना चाहिए, यहां पर किसी तरह की चीजें ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जहां पर आप गांजा चरेस बेच रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स होना चाहिए, टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें बेटा पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए आपका कॉन्ट्रैक्ट की। अगर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पॉसिबल होना चाहिए बेटा, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड होना चाहिए। और कंप्लायंसेस विद द लीगल फॉर्मेलिटीज, यहाँ पर जो आपके जो कंप्लायंसेस है विद लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ लीगल पेपर पे होना चाहिए, इस स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए। नॉर्मल पेपर से काम नहीं चलेगा। आप प्रॉपर्टी खरीदोगे तो प्रॉपर्टी में लीगल पेपर चलती है, स्टैम्प वाला पेपर। नॉर्मल पेपर A4 साइज का पेपर पे लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा बेटा। तो ये सारे कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। इसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या क्या हमें इसेंशियल एलिमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। उसको हम अगर जान लेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में हमें यह समझ में आ गया कि हम इस तरह की एक्टिविटीज लॉ ने मना करा है, ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना जरूरी है। फिर लॉफुल कंसिडरेशन की बात करेंगे बच्चे, फिर कॉम्पिटेंट ऑफ द पार्टीज की बात करेंगे, फिर फ्री कंसेंट की बात करेंगे, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सर्टेनिटी ऑफ द टर्म्स, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेरेड टू बी वॉइड, और कंप्लायंस विद द लीगल फॉर्मेलिटीज। ये सारे हमें रूल को पूरा करना है बेटा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए आइए बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करें सेक्शन 329 में है बेटा। आइए डेफिनेशन की बात करते हैं। एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इज मेड, एन एग्रीमेंट इज मेड व्हेन वन पार्टी, एन एग्रीमेंट, देखिए यहां पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब हम समझ, व्हेन एन एग्रीमेंट इज मेड व्हेन वन पार्टी मेक्स टू लॉफुल, लॉफुल ऑफर एंड अदर पार्टी गिव्स लॉफुल एक्सेप्टेंस। बेटा जी हम इसको क्या कहते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसका सेपरेट चैप्टर है जहां पर हम आपको डिटेल में बताएंगे। मैंने आपको सिंपल वर्ड में अभी ये क्या बताया, एक बार बैक आते हैं बेटा और मैं आपको समझाता हूं। मैंने सिंपली वर्ड में ये कहा कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना चाहिए, ऑफर आपका वैलिड होना चाहिए, तो ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पर होना पड़ेगा बेटा। समझ रहे हैं बात को, ये हम सभी चीज़ों को हम डिटेल में डील कर रहे हैं। आइए तो यहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करें, वन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इज मेड व्हेन वन पार्टी मेक्स अ लॉफुल ऑफर। भाई यहां पर एक सामने वाला पार्टी जो है एक लॉफुल ऑफर देगा, और यहां पर अदर पार्टी जो है लॉफुल एक्सेप्टेंस देगा, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आइए एग्जांपल देखते हैं। ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹3 लाख एंड बी एक्सेप्ट। ए ने ऑफर करा कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं 3 लाख रुपए में, और बी ने कहा मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूं ऑफर का। तो यहां पर एक्सेप्टेंस द ऑफर, द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रेम्ड व्हेन ए एग्रीज टू बी द टर्म्स। तो यहां पर जब ए ने ऑफर दिया और बी ने एक्सेप्टेंस दिया, ये लीगल फॉर्म में है, तभी तो यहां पर क्या होगा, एक लॉफुल, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बेटा। तो सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। तो जैसे आपका लॉ अगर ऑफर वैलिड तरीके से आता है, वैसे ही आपको लॉफुल तरीके से आपको एक्सेप्टेंस भी देना है बेटा। क्लियर है पॉइंट्स, बढ़े आगे चलिए। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिया था कि मिस्टर ए ने बी को कार बेचा, ए ने बी को कार की डिलीवरी करा और बी ने सिमिलरली मिस्टर ए को 1 लाख रुपया दिया। देखा था अभी एग्जांपल में। अब यहां पर कहा गया कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप कब कब हो सकती है। मान लीजिए यहां पर मिस्टर ए ने बी को कार की डिलीवरी कर दिया, बट बी ने अभी तक पेमेंट नहीं करा। इस कंडीशन में क्या है, ए के पास ऑप्शन, उसको कोर्ट में लेकर के जा सके, उसके अगेंस्ट केस करे, सूट फाइल करे। तो इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशनशिप की बात करें बेटा, आइए यहां पर हम देखते हैं डेफिनेशन। द एग्रीमेंट मस्ट बी शो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन
बिटवीन द पार्टीज। तो यहाँ पर इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि एक पार्टी ने अगर डिफॉल्ट करा है तो हम उसको कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम केस फाइल कर सकते हैं बेटा। हम इसको क्या बोलते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। आइए एग्जांपल को देखते हैं। ए एंड बी एग्रीज टू मीट डिनर, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा यहाँ पर ए ने बी को कहा कि चलो हम डिनर पे बैठते हैं, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशंस, ये लीगल ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं आता है बेटा। हाउएवर एन एग्रीमेंट टू पे फॉर सर्विस, हाउएवर एन एग्रीमेंट टू पे फॉर सर्विसेज और गुड्स, तो यहाँ पर ये बेटा क्या होता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है। तो समझिएगा एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के आगे बढ़ते हैं बेटा। आइए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए आपका। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। आइए हम उसको देखते हैं। कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न, उसको हम बताएंगे लैटिन वर्ड में कहते हैं बेटा क्विड प्रो क्यू। लैटिन वर्ड में कहते हैं कंसिडरेशन को, लैटिन वर्ड वर्ड में कहते हैं कंसिडरेशन को, लैटिन वर्ड में कहते हैं क्विड प्रो क्यू ओ। इसका मतलब होता है बेटा समथिंग इन रिटर्न, यानी बदले में कुछ होना चाहिए, कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न इन मस्ट बी लॉफुल। कैसा होना चाहिए, मस्ट लॉफुल होना चाहिए, रियल होना चाहिए, नॉट फॉरबिडन बाय लॉ होना चाहिए। तो ऐसा कंसिडरेशन नहीं चलेगा। कंसिडरेशन किसके डिजायर पे होना चाहिए, प्रोमिसर के डिजायर पे होना चाहिए, प्रोमिसी के डिजायर पे होना चाहिए। उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। अभी इसको आप सिंपल, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं, आप यहां पर समझिए। सेपरेट चैप्टर है जहां पर हम डील करेंगे बेटा। उसके बाद एग्जांपल्स की बात करें बच्चे, तो यहां पर ए पेज टू बी, ए पेज बी 500 टू डिलीवर द गुड्स टू हिज हाउस। बेटा ये क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन है। यहां पर लॉफुल कंसिडरेशन दिख रही है, दिस इज कॉल्ड लॉफुल कंसिडरेशन। क्लियर है बेटा। चलिए आगे हम बात करते हैं कॉम्पिटेंट ऑफ पार्टीज, यानी लॉ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से ऐसे पार्टीज है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और ऐसे कौन से पार्टीज है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जिनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो पार्टी जिनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेजर पर्सन, जिनका एज 18 साल से ऊपर का है। साउंड माइंड पर्सन, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ, यानी मेजर पर्सन होना चाहिए जिनका एज 18 से ऊपर का होना चाहिए। साउंड माइंड के पर्सन होना चाहिए, दिमाग उनकी सही होना चाहिए। ड्रंकन, इडियट, लुनेटिक पर्सन ये नहीं आएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में, कि रात को अगर पी लिया 2 ढक्कन तो वो कह रहे हैं सब कुछ तो मेरा ही है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे सुबह उतरते ही काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वैलिड नहीं माना जाएगा। लॉ कहता है नॉट पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसे पर्सन जिसको लॉ ने डिस्क्वालिफाइड नहीं घोषित किया है, उन लोगों के साथ आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। बट लॉ ने किस किस लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना करा है, माइनर, जिनका एज 18 साल से कम होती है। लॉ कहता है बच्चा है, इसको कुछ पता ही नहीं है। अनसाउंड माइंड, जिनका माइंड ठीक नहीं, लुनेटिक पर्सन है, ड्रंकन है, दारू पी रहा है, बात समझ रहे हैं, इडियट है, और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसको लॉ ने मना करा है कि इनके साथ आप लॉ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, इन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे बेटा। तो यहाँ कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टीज की बात करें या कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज की बात करें, तो लॉ कहता है ऐसे कौन व्यक्ति होंगे जिनके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है। तो साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर पर्सन होना चाहिए, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ऐसे वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो माइनर होते हैं, जो अनसाउंड माइंड होते हैं, जो पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, लॉ ने मना करा है, उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। इज इट क्लियर बेटा। चलिए तो कॉम्पिटेंस पार्टीज की बात करें, पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर साउंड माइंड, बेटा इसका माइंड साउंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए, एंड हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, इट मींस 18 साल से ऊपर के लोग होने चाहिए। लॉ कहता है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है, इनके द्वारा ली गई डिसीजन मान्य होती है, हर लोग उसको एक्सेप्टेंस देते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर 17 years old कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एज दे आर नॉट अ लीगल एज टू कॉन्ट्रैक्ट। 17 साल का बच्चा है, माइनर है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। आया बात समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर बात करें बेटा यहाँ पर प्री कंसेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट करते समय, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करते समय आपका कंसेंट कैसा, कंसेंट की बात करें बेटा तो इसको इंग्लिश में कहते हैं असेंट। असेंट का मतलब स्वीकृति देना होता है। यहाँ पर कंसेंट क्या होना चाहिए, यहाँ पर सहमति की हम बात करते हैं बेटा, तो कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, बेटा फ्री होना चाहिए। व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन,
कोर्शन के थ्रू नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू नहीं होना चाहिए, फ्रॉड के थ्रू नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं होना चाहिए और मिस्टेक के थ्रू नहीं होना चाहिए बेटा। आगे आने वाले चैप्टर में मैं इसको डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगा, ये तो यहाँ पर जस्ट हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं बेटा जी। यहाँ पर जब कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है बेटा, उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं बेटा, हम इसके बारे में भी बताएंगे। और मिस्टेक का अलग सेपरेट चैप्टर है। तो ध्यान रखना, फ्री कंसेंट का मतलब होता है एक कंसेंट फ्री होना चाहिए, विच इज नॉट कॉज्ड बाय, किस कॉज्ड बाय, कोर्शन के थ्रू नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ नहीं होना चाहिए, फ्रॉड के साथ नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के साथ नहीं होना चाहिए बेटा। इसके लिए हम सेपरेट में आपको बताएंगे। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है? जैसे ए थ्रेटेन्स टू बी साइन टू कॉन्ट्रैक्ट, ए बी को धमकी दे रहा है कि साइन कर ले इस पे कॉन्ट्रैक्ट, या ए बी को कह रहा है कि एक काम कर, ये 2 लाख का गाड़ी जो है मुझे 10,000 में दे वरना तुझे गोली मार दूंगा। आज समझ पा रहे हैं? या इस प्रॉपर्टी पे साइन करो वरना तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लेंगे। आज समझ पा रहे हैं? तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं करना चाहिए बेटा, स्वतंत्र होकर के कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। इस तरह की एग्रीमेंट लॉ ने अलाउ किया है, बाकी आप धमकी देकर के किसी को दबाव में आप नहीं कर सकते। कंसेंट यहाँ पर फ्री नहीं है बेटा। ए ने बी को कह रहा है कि साइन करो, धमकी दे रहे बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट यहाँ पर फ्री नहीं है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। आइए, ऑब्जेक्ट आपका कैसा होना चाहिए बेटा? लॉफुल होना चाहिए। आपके कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। आइए हम देखते हैं, द पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी नॉट बी इलीगल। बेटा जी, इलीगल एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसा चीज नहीं चलेगा बेटा जी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी इलीगल। इलीगल नहीं, इलीगल का मतलब होता है कि आप गांजा बेच रहे हैं, चरेस बेच रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप नौकरी दिला रहे हैं, आप रिश्वत ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए आप पैसे ले रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज लॉ में मना है, प्रोहिबिटेड है बेटा। इट इज एन इलीगल एक्टिविटीज, इनका ऑब्जेक्ट ही इलीगल है, समझ गए बात को। और ऐसा इमोरल है या पब्लिक अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो समाज के खिलाफ है बेटा, ये सारी एक्टिविटीज लॉ ने मना करा है। जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी स्मगलिंग गुड्स, बेटा जी ऐसे ऐसे गुड्स जो होता है लॉ में वॉइड माना गया है, ऐसा ध्यान रखिएगा इस बात को। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा बेटा, और सेशंस का पूरे एंजॉय लेना है और पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है बेटा। थोड़ा सा सेशन लंबा हो सकता है बट कंटेंट में कमी नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी है बेटा, ध्यान रखिएगा। सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स की बात करें बेटा, तो यहां पर ये बताया गया है, मैं इस सिंपल वर्ड में आपको बता दूं कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स कैसा होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर समझिए, एन एग्रीमेंट हुज टर्म्स आर अनसर्टेन और नॉट कैपेबल टू बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट जिसका टर्म्स अनसर्टेन हो, ये नॉट कैपेबल बीइंग सर्टेन, बेटा वो एग्रीमेंट वॉइड बन जाता है। एग्जाम्पल को देखो, ए एग्रीज टू सेल बी heap of rice but exact quantity not specified। आइए समझते हैं इसको, और दूसरे एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको समझाता हूं। सर्टेनिटी का मीनिंग हम समझा रहे हैं आपको बेटा, यहां पर समझिएगा। एक डीलर है, एक डीलर जो है ना, वो बहुत सारे ऑयल में डील करे, ऑयल का मतलब तेल होता है, बहुत सारे ऑयल में डील कर रहा है। अब उसको आपने कहा कि भाई ए ऑयल भेज दियो, भाई ऑयल भेज दियो, आपने जो बोला वो मल्टीपल ऑयल्स में डील कर रहा है। बट अगर मान लो सेलर एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहा है तब तो चलेगा। आपने कहा आप बहुत सारे तेल में डील कर रहे हैं, आपने कहा ऑयल भेज दियो, अब वो कंफ्यूज्ड है कि कौन सी ऑयल चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, क्या आपने बताया? नहीं बताया। तो बेटा जी कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स कैसा होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेन ना रखो, डाउट में मत रखो, क्लियर बताओ इतना क्वांटिटी चाहिए और ये ऑयल हमें चाहिए। तो चीजें कॉन्ट्रैक्ट का टर्म जो है सर्टेन रखो, क्लियर रखो। अनसर्टेन रखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, आइए इस पे चर्चा करेंगे बेटा। तो यहां पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट अलाउ परफॉर्मेंस एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट आर वॉइड। यानी यहां पर मान लीजिए एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं बेटा, अ कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रिंग ए स्टार फ्रॉम द स्काई ऑफ ₹10 लाख, दिस इज इम्पॉसिबल टू वॉइड। भाई साहब यहां पर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आपके गुरुजी है, तांत्रिक है, वो कह रहे हैं ये व्यक्ति मरा हुआ है, कोई बात नहीं, 5 लाख रुपए दे दो इसको, मैं जीवित कर दूंगा। अबे ये पॉसिबल नहीं है, एक बार जो मर चुका है वो दोबारा जीवित नहीं होगा।
और हम उनके बातों में इन्फ्लुएंस रह रहे, बाबा जी कह रहे तब तो पक्का होगा, कुछ तो होगा जो हम नहीं जान पा रहे, ये जानते हैं, पैसे दो काम कराओ। ऐसा नहीं होता बेटा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे भी लड़का होते हैं या ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस करते हैं कि अगर तुम हमारे साथ अगर बात करो या तुम हमसे अगर मान लो शादी करोगे तो हम तुम्हारे लिए चांद तारा को तोड़ ले आएंगे। बेटा जी ये पॉसिबल नहीं है कि आप तोड़ करके ले आए। कमिटमेंट तो कर रहे बट पूरा नहीं होने वाला। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, और ऐसे एग्रीमेंट करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर ये इम्पॉसिबल माना जाता है, और जब एक एग्रीमेंट इम्पॉसिबल होता है बेटा तो वॉइड बन जाता है। आई बात समझ में? क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं, एक बार जो व्यक्ति मर चुका है उसको जीवित नहीं कर सकते, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स नहीं होना चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वाइड का मतलब क्या होता है बेटा? एन एग्रीमेंट मस्ट नॉट बिलोंग टू अ कैटेगरीज दैट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वाइड अंडर द एक्ट सच वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। यानी ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसको लॉ ने पहले से ही मना कर दिया हो और ऐसा एक्टिविटीज कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड नॉट डिक्लेयर्ड एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। बेटिंग ऑफ ऑन क्रिकेट मैच इज अ वॉइड एग्रीमेंट। बेटा ये क्या हो जाता है? एक वॉइड एग्रीमेंट के कैटेगरीज के अंदर आता है बेटा। तो ये सारे के सारे क्या था बेटा? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा essential compliances with the legal formalities। जो हम compliances फॉलो करेंगे बेटा वो लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में भी नीड फॉलो द सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज सच एज दबिंग, राइटिंग होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, एंड विटनेस का साइन होना चाहिए। जो गवाह लोग होते हैं जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपके पड़ोसी जो होते हैं वो गवाह के रूप में पेश करते हैं, उनको पेश किया जाता है, तो विटनेस का साइन होना जरूरी है। यहाँ पर राइटिंग में होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो सारे चीज होना चाहिए बेटा। अ सेल ए सेल प्रॉपर्टी टू बी द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल मस्ट बी राइटिंग रजिस्टर्ड बाय द लॉ। लॉ के तहत होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट्स? ओके बेटा चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ। हम यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी की बात करेंगे बेटा, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस की बात करेंगे बेटा। क्लियर है पॉइंट्स? तो चलिए ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी की बात करें तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक लीगल एग्रीमेंट होती है, एक अनसर्टेन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा। बट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की बात करें एक इम्प्लाई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा। उसके बाद अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटा, एक एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया इतना पॉइंट्स? क्लियर है बेटा? तो ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा, इलीगल एग्रीमेंट होगा, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद अगर बात करें बेस्ड ऑन फॉर्मेशन की बात करें एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है, और बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस की बात करें तो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से होते हैं बेटे टाइप्स है कॉन्ट्रैक्ट का। चलिए आगे बात करेंगे। आइए एक बार मैं थोड़ा सा आपको जस्ट ओवरव्यू 1 मिनट के अंदर मैं दे देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी की बात करें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहां पर उसका एग्रीमेंट कैसा होता है? वॉइड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट तो बनता है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। बात समझ पा रहे हैं? वॉइडेबल जब किसी व्यक्ति को दबाव दे रहे हो, कोर्शन कर रहे हो, प्रेशर में कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो, धमकी दे रहे हो, इस तरह के एग्रीमेंट होती है बेटा वॉइडेबल होते हैं। यहाँ पर इलीगल की बात करें जिसका ऑब्जेक्ट कैसा होता है? इलीगल होता है। समझ गए? स्मगलिंग करना, गांजा चरीश बेचना। यहाँ पर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर टेक्निकल डिफैक्ट है। इट मीन्स कि आपने प्रॉपर्टी खरीदा, रजिस्ट्री होनी चाहिए थी लॉ के पेपर पे, रजिस्टर्ड पेपर पे, आपने नॉर्मल पेपर पे लिख करके रजिस्ट्री करा ली, या उस पर आपने लिख लिया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अनएनफोर्सेबल का मतलब ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन की बात करें एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आप ओरली भी कर सकते हो, रिटन तरीके से भी कर सकते हो। आप बोल करके भी करोगे या सामने वाले को लिख करके। जैसे मैंने कहा कि मैं अपना आपका कार खरीदना चाहता हूँ तो मैंने बोल करके करा, बट मैंने लिख करके भी कर सकता हूँ कि मैं आपका कार परचेज करना चाहता हूँ। इम्प्लाइड का मतलब होता है अदर देन वर्ड्स, ना तो यहाँ बोला जाता है ना तो यहाँ पर लिखा जाता है, नहीं कुछ किया जाता है, इसके बावजूद भी होता है। जैसे एग्जांपल दूं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप खड़े थे, वहां पर कुल्ली आया और आपके सामान उठाए और लेकर के प्लेटफॉर्म तक लेकर के जा रहे हैं, और आपने ना उसको कुछ बोला ना कुछ कहा, इट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। यानी उन्होंने इम्प्लाइड ऑफर दिया,
और आपने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अब आपको पेमेंट देना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। अगर आपको मना करना था तो आप उठाते समय क्यों नहीं मना करा? इट मीन्स कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना बोला जाता है ना लिखा जाता है, इशारों में कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, हरकतों से वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होती है बेटा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका सामान उन्होंने उठाया और आप भी पीछे पीछे उनके पीछे पीछे मजे लेते हुए जा रहे हैं, तो आपको रोकना चाहिए था ना कि क्यों लेकर के जा रहे हो। बात समझ पा रहे हैं? आपने मना नहीं करा और उसने काम को परफॉर्म कर लिया तो पेमेंट करनी पड़ेगी। आप बस स्टैंड पे खड़े थे, बस आया और बस में चढ़ गए और उसके बाद आपने कहा कि मैंने कहा था ले जाने के लिए, ऐसा नहीं कह सकते, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर बात करें बेटा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि मैंने मान लीजिए पैसा भेजना था रामलाल के अकाउंट में, गलती से चला गया श्यामलाल के अकाउंट में। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पर नाम की मिस्टेक से मेरे से गलती हो गई, पैसा उसके पास चला गया। लॉ कहता है कि अनजस्टिस तरीके से हम किसी को अमीर नहीं बनने देंगे, हम अनैतिक तरीके से किसी को अमीर नहीं बनने देंगे। अगर गलती से श्यामलाल के पास पैसा गया तो उसको रिफंड करना पड़ेगा। इट इज अ क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट, ये लॉ के द्वारा इन्फोर्स करा जाता है बेटा। बेस्ड ऑन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर बोथ पार्टीज आर परफॉर्म टू ईच अदर इस कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर हम इसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहां पर क्या होता है, अभी भी पेंडिंग है बेटा कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर इस तरह से होता है बेटा। चलिए उसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, और यहाँ पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझते हैं। तो एनफोर्सेबिलिटीज की बात करें तो बेटा, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बट इट इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा जहां पर धमकी दिया जाता है, जहां पर डराया जाता है, सामने वाले को धमकी देकर के कॉन्ट्रैक्ट करते हुए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब जैसे मान लीजिए किसी का कार, मैंने कहा कि 5 लाख का कार है, मैंने कहा कि इसको 50,000 में दे दो वरना तुम्हें गोली मार दूंगा, ऐसे एग्रीमेंट करना वॉइडेबल होता है। अब बताओ, मैंने धमकी देकर के उससे कार ले लिया, वो हो गया एग्रीव्ड पार्टी। तो एग्रीव्ड पार्टी वो जाकर के केस करेगा, उसके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसने कहा छोड़ो हटाओ, कौन जाता है कोर्ट में, तब तो वैलिड हो जाएगा। अगर वो कह रहे नहीं मैं एक्शन लूंगा, छोड़ूंगा नहीं इनको, तो उसके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्गर पार्टी हो गया, वो जो जिससे मैंने कार लिया है धमकी दे करके, वो वीकर पार्टी हो गया बेटा, वो एग्रीव्ड पार्टी हो गया। तो एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है बेटा। लीगल ऑब्लिगेशन की बात करें यहाँ पर, नो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएटेड। वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ पर देखो मिस्टर एक्स है, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो होता है बेटा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए जब मैरिज की बात चल रही थी तब तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बाद में जाकर के मान लीजिए मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब वो बना था तो वैलिड था, यानी एग्रीमेंट भी था और इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी था, इट मींस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। बाद में जाकर के कुछ घटना ऐसा घट गया जिसकी वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं रहा, यानी मिस्टर एक्स की डेथ हो जाने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट को आप पूरा नहीं कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी बना था तो वैलिड था, बाद में जाकर के वॉइड बन गया, हम इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं बेटा। यहाँ पर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, नो लीगल ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड, बट यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन जो होता है बेटा एग्जिट करती है टेम्पोरली। नेचर की बात करें, नेवर वैलिड अंडर लॉ बट कैन बी वैलिडेटेड कैंसिलेटेड बेस्ड ऑन वन पार्टी डिसीजन। वन पार्टी कौन सा बेटा, एग्रीव्ड पार्टी। इफेक्ट ऑफ ब्रीच, नो लीगल रेमेडीज फॉर ब्रीच। अगर इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर ब्रीच आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई रेमेडीज कुछ क्लेम वगैरह नहीं मिलेगी। बट यहाँ पर अगर बात करें बेटा, यहाँ पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ब्रीच कैन बी रेमेडीज। इनोसेंट पार्टी, भाई साहब जो एग्रीव्ड पार्टी है जिनसे मैंने धमकी देकर के कॉन्ट्रैक्ट कराया है, उनको क्या मिलेगा, क्लेम मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें, ए कॉन्ट्रैक्ट विथ एन इम्पॉसिबल एक्ट, फॉर एग्जाम्पल ब्रिंगिंग द स्टार फ्रॉम द स्काई। उसके बाद अगर यहां पर बात करें तो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट साइंड अंडर द ड्यूरिश वेयर वन पार्टी कैन कैंसल इट। तो यहाँ पर वॉइडेबल के अंदर क्या होता है, एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। यहाँ पर ये समझ में आ गया, दोनों का डिफरेंस क्लियर है, वॉइड और वॉइडेबल का मतलब समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम बात करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं, ए एग्रीज टू सेल अ रेयर पेंटिंग टू बी बट पेंटिंग गेट्स डिस्ट्रॉयड एंड फायर बिफोर डिलीवरी। यानी डिलीवरी करने से पहले उसमें आग लग जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल को समझते हैं, बी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर एज थ्रेट
लेटर वी डिसाइड टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर एग्रीड पार्टी के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। आइए अब हम लोग बात करेंगे वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है और इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है। देखो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है बेटा, एग्रीमेंट तो होता है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का, फादर एंड सन, आपके पापा ने आपसे कमिटमेंट करा, प्रॉमिस करा, एग्रीमेंट तो है बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। बट इलीगल एग्रीमेंट की अगर बात करें बेटा, जिसका ऑब्जेक्ट ही इलीगल है, आप गवर्नमेंट जॉब दिला रहे हैं पैसों लेकर के, रिश्वत ले रहे हैं, आप गांजा बेच रहे हैं, चरेस बेच रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं जो लॉ ने मना करा है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। वॉइड एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट तो होता है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, बट इलीगल एग्रीमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट ही उसका खराब है बेटा, गलत तरह से काम कर रहे हो, सरकार ने मना करा है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ लॉ ने मना करा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोहिबिटेड कर रहा है, फिर भी आप काम कर रहे हो, इलीगल एक्टिविटीज हो गया। आइए देखते हैं एनफोर्सेबिलिटी की हम अगर बात करें बेटा, तो यहाँ पर वॉइड एग्रीमेंट की बात करें, कैन नॉट एनफोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल सही है, बट ये फॉरबिडन बाय लॉ। इलीगल एग्रीमेंट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मना करता है, फिर भी आप ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो बेटा, तो ये फॉरबिडन है, लॉ ने मना करा है। पनिशेबिलिटी की बात करें बेटा, नॉट ऑलवेज पनिशेबल, बट बेटा जी इलीगल एग्रीमेंट ऑलवेज पनिशेबल इन नेचर। नेचर की बात है, एग्रीमेंट विदाउट लीगल इफेक्ट, एग्रीमेंट तो है लेकिन इलीगल इफेक्ट नहीं है, बट एग्रीमेंट दैट वायोलेट द लीगल प्रिंसिपल, यहां पर लॉ को वायोलेट कर रहे हो, लॉ के प्रिंसिपल्स को ब्रीच कर रहे हो बेटा, इस तरह के एक्टिविटीज बेटा इलीगल एक्टिविटीज के अंदर आता है। एग्जांपल्स, एन एग्रीमेंट विथ एन अनसर्टेन टर्म्स, यहां पर अनसर्टेन टर्म्स लाइक हिप ऑफ राइस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वॉइड एग्रीमेंट, ये वॉइड एग्रीमेंट की एग्जांपल है बेटा। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर एन एग्रीमेंट टू स्मगलिंग गुड्स, बेटा ऐसे स्मगलिंग गुड्स की बात करी, यहां पर गांजा चरेस की बात करी, ये सारे के सारे इलीगल एक्टिविटीज के अंदर आ गया, पैसे लेकर के आप जॉब दिलवा रहे हो, इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए। आइए इफेक्ट ऑन राइट्स की अगर हम बात करें बेटा, यहां पर क्या होता है, पार्टीज कैन नॉट क्लेम एनी राइट्स फ्रॉम द एग्रीमेंट, यहां पर कोई पार्टीज को राइट्स नहीं मिलती। जैसे आपके पापा ने आपसे कमिटमेंट करा, टू व्हीलर दिलवाऊंगा, नहीं दिला, तो क्या आप कोर्ट में जाकर के कर सकते हैं क्लेम? नहीं। An agreement is void and may lead to criminal penalties, बेटा यहाँ पर कंसर्न पार्टीज को इलीगल एग्रीमेंट के अंदर कंसर्न पार्टी जो है उनको जेल भी हो सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है, बट यहाँ पर नहीं होता है। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, उसके बाद हम रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, लीगल एग्रीमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होती है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें बेटा, यहाँ पर क्या होता है, एन एग्रीमेंट परफॉर्म टू इम्पॉसिबल, एन एग्रीमेंट टू परफॉर्म एन इम्पॉसिबल टास्क लाइफ एक्टिंग मूनलाइट इन अ बोटल। इलीगल एग्रीमेंट की बात करें, एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी टू स्मगलिंग गुड्स, यहां पर आप क्या कर स्मगलिंग गुड्स का एक्टिविटीज कर रहे हो। आइए प्रपोजल और ऑफर की बात करते हैं बेटा, प्रपोजल का ही दूसरा नाम ऑफर होता है, तो चलिए हम समझते हैं क्या मतलब होता है ऑफर का। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, इट इज प्रपोजल। यानी बेटा अगर हम यहाँ पर ऑफर की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑफर और प्रपोजल का, तो व्हेन वन पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर देता है, सिग्निफाइज करता है, अपनी विलिंगनेस दिखाता है कि हम उसके लिए कुछ करने के लिए जाहिर दिखाते हैं, विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, इट इज कॉल्ड प्रपोजल। जैसे ए ऑफर टू सेल हिज बाइक टू बी, ए ऑफर दे रहा है बी को कि मैं अपना कार तुम्हें बेचना चाहता हूं, दिस इज कॉल्ड ऑफर, हम इसको प्रपोजल भी बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिग्निफाइज करता है, बताता है कि मैं आपके लिए कुछ विलिंगनेस करना चाहता हूँ, विलिंगनेस टू डू, और अब्सटेन, कुछ करने की वादा कर रहा है, कुछ ना करने की, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, दिस इज कॉल्ड प्रॉमिस, प्रपोजल। आइए इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ प्रपोजल, क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होता है बेटा एक प्रपोजल का, एक ऑफर का इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होता है बेटा? तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कम्युनिकेशंस का होना जरूरी होना चाहिए, ऑफर के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, डेफिनेटनेस, कैपेसिटीज होना चाहिए बेटा, और लीगल पर्पज के रूप में होना चाहिए, तभी ये आपका ऑफर जो है, तभी आपका ये प्रपोजल वैलिड माना जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं इसका इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन की बात करें, तो ऑफर मस्ट बी शोज द इंटेंशन ऑफ द ऑफर, ऑफरर, बेटा जी ध्यान रखिएगा, जो ऑफर देते हैं हम उसको ऑफरर कहते हैं, और जो ऑफर को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनको ऑफर ही बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑफर देने वाला व्यक्ति ऑफरर कहलाते हैं, और ऑफर को स्वीकार करने वाले व्यक्ति, एक्सेप्टेंस लेने वाले व्यक्ति जो तो ऑफर ही कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, द ऑफर मस्ट शो द इंटेंशन ऑफ द ऑफरर, किसके इंटेंशन पर होना चाहिए? ऑफरर के इंटेंशन पर होना चाहिए, जो ऑफर देता है। द पर्सन मेकिंग ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर,
टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप विद एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। और ये दो पार्टीज होते हैं बेटा, एक ऑफर देने वाला व्यक्ति ऑफरर कहलाते हैं और एक्सेप्टेंस देने वाले व्यक्ति ऑफरी कहलाते हैं। द पर्सन रिसीविंग फॉर द ऑफर इज कॉल्ड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आइए एग्जांपल को देखते हैं। ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर 3 लाख एंड बी एक्सेप्टेंस द ऑफर। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ फॉर्म फ्रेम्ड व्हेन बी एग्रीज टू द टर्म्स। तो यहाँ पर जब ऑफर देखो तो सामने वाले की एक्सेप्टेंस आपको चाहिए होता है बेटा। तो यहाँ पर ऑफर देने वाला व्यक्ति ऑफरर होता है और एक्सेप्टेंस करने वाले व्यक्ति ऑफरी होते हैं। कम्युनिकेशंस बेटा जी, ऑफर का कम्युनिकेशन होना जरूरी होता है, क्योंकि ऑफर जब आप सामने वाले, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ ऑफर दिया, मैं गेट के इस तरफ से दे रहा हूँ, घर के गेट के इस तरफ से, और आप गेट के उस तरफ से, आपके नॉलेज में नहीं गया। आप फोन पे जब बात करते हैं तो आपकी बातें सामने वाले को सुनाई देती है, तभी तो आपका कम्युनिकेशन पूरा होता है। इस तरह से ऑफर जब देते हैं तो मैंने कुछ ऑफर दिया तो सामने वाले के नॉलेज में आना चाहिए, नहीं आएगा तो मेरा ऑफर का कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। कम्युनिकेशन का मतलब कंप्लीट होना चाहिए कि जो आप सामने वाले को बताना चाह रहे वो चीजें समझ में आना चाहिए या उनके नॉलेज में आना चाहिए। मैंने कहा मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं आपको, लेकिन आपके नॉलेज में आएगा तभी तो आप हमसे पूछोगे। तो यहां पर द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी एंड इट इज नॉट अ वैलिड अंटिल द ऑफरी अवेयर। जब तक ऑफरी के नॉलेज में नहीं आता बेटा ये वैलिड नहीं माना जाएगा। जिसके लिए आपने ऑफर बनाया उसके नॉलेज में आना जरूरी होता है। एग्जांपल को देखते हैं। ए सेंड्स अ लेटर टू बी ऑफरिंग टू सेल हिज कार अंटिल बी रिसीव। जब तक बी को रिसीव नहीं होता है बेटा लेटर ऑफर इज नॉट कंसीडर्ड कम्युनिकेटेड। तो बेटा जब उसके नॉलेज में नहीं आएगा तब तक ऑफर की कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। आइए बच्चे, डेफिनेटनेस की बात अगर करें बेटा, यहां पर क्या होता है, द टर्म ऑफर मस्ट बी क्लियर। ऑफर में जो टर्म्स लिखा हुआ है क्लियर होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, अनएम्बुजियस नहीं होना चाहिए। यहां पर ऐसा वेज नहीं होना चाहिए, यहां बात वेग नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। जिसको ऐसा अगर होगा तो बेटा ये ऑफर वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी ऑफर में जो टर्म्स लिखा होता है बेटा क्लियर होना चाहिए, टर्म्स एकदम स्पष्ट होना चाहिए ताकि सामने वाले को देखते ही समझ में आ जाए। ए ऑफर टू सेल बी सम क्वांटिटी ऑफ राइस। बेटा जी सम क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, कितना क्वांटिटी बेचना चाह रहे हो वो तो बताओ। सम हाउ ये सब कुछ नहीं होता, आपको क्लियर बताना पड़ेगा, डिफाइन करो। तो नॉट स्पेसिफाइड, तो ये ऑफर क्लियर नहीं है बेटा और ये ऑफर इनवैलिड कहलाएगा। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, द ऑफर मस्ट बी कैपेबल मेकिंग द ऑफरर। बेटा जी ऑफर देने वाला व्यक्ति ऑफरर होते हैं, तो किसके कैपेबल के ऊपर होना चाहिए बेटा, ऑफरर की। तो ऑफरर मस्ट बी साउंड माइंड होना चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। उसको माइंड कैसा होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय के थ्रू अगर कोई ऑफर आता है तो वो नहीं माना जाएगा वैलिड। अ माइनर ऑफरिंग टू सेल बाइक इज नॉट अ कैपेबल ऑफ मेकिंग एन ऑफर वैलिड ऑफर, बट माइनर्स लैक द लीगल कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही बात है, क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लीगल पर्पज। बेटा जी लीगल पर्पज होना चाहिए, तो ऑफर मस्ट बी मेड द लॉफुल पर्पज। बिल्कुल सही बात है, वहां पर लॉफुल होना चाहिए। ऑफर विद इन द इलीगल पर्पज इज नॉट वैलिड। जब इलीगल एक्टिविटीज उसमें रहेगी तो वैलिड नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल को देखते हैं। ए ऑफर टू सेल बी स्टोलन गुड्स, द ऑफर इज इलीगल एंड कैन नॉट क्रिएट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह का जो होता है बेटा लीगल पर्पज में होना चाहिए आपका कॉन्ट्रैक्ट। आइए बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो करा है एक बार रिकैप ले लेते हैं। ये हम लोग देखते हैं एक बार। यहाँ पर रिकैप ऑफ द चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट लॉ पार्ट 1 था बेटा, वन शॉट के अंदर। बहुत बड़ा चैप्टर है तो हमने इसको कस्टमाइज करा है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट होती है बेटा। यहाँ पर एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमने उसके बारे में डिस्कस करा। तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट between two or more parties that enforceable by law. It involves the mutual promise or obligation creating the rights, duties for the involvement parties. Agreement and contract. Agreement का मतलब mutual understanding between the two or more parties. It may or may not be enforceable by law. Contract की बात करें specific types of agreement that legally enforceable create the legal obligation for the parties involved. Essential elements of a valid contract की बात करें बेटा तो यहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना चाहिए जरूरी है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। यहाँ पर बेटा लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कंपेटेंट ऑफ पार्टीज होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन, सर्टेनिटी ऑफ द टर्म्स क्लियर होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए, कंप्लायंसेस विद द लीगल फॉर्मेलिटीज का होना जरूरी है। फिर हमने बात करा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर हमने बात करा डिफरेंस बिटवीन द वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फिर हमने बात करा वॉइड एग्रीमेंट बिटवीन इलीगल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने बात करा ऑफर क्या होता है। फिर हमने बात करा क्या ऑफर के अंदर क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिसके
हमें पूरा करना होता है। सबसे पहले मैंने बात करा कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फिर हमने बात करा कम्युनिकेशन का होना जरूरी है, डेफिनेट डिफ डेफिनेटनेस की हम बात करें, उसके बाद हमने कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑफर का टर्म्स कैसा होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कैपेसिटी की बात करा, फिर लीगल पर्पज की हमने बात करा। तो इस तरह से मैं सभी चीज़ों को, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो भी बेसिक पॉइंट था वन शॉट के अंदर पार्ट 1 में हमने करा है, बाकी अगले पार्ट में हम लेकर के आने वाले हैं बाकी रिमेनिंग पोर्शन बेटा। तो यहां तक आप लोग रिवाइज करेंगे और बेहतर तरीके से बेटा क्लास को एंजॉय कीजिए और अपने दोस्त, और इसका अगर आपको पीपीटी चाहिए तो हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल की नीचे डिस्क्रिप्शन है जहां पर लिखा हुआ है बेटा, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के इस पीपीटी को भी एक्सेस कर सकते हैं और इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं बेटा, और इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए। बाकी अगले पार्ट के अंदर हम लोग फिर से मिलते हैं और फिर से अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। यहां तक अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और आपको अगर ये चीज़ें फायदेमंद लगती हैं, आपके लिए अगर काम का लग रहा है ये लेक्चर, तो बेटा शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे कि टाइम टू टाइम आपका जो भी लेक्चर हम यहाँ पर डालें आप जरूर उसका आनंद ले पाए बेटा। थैंक यू सो मच। इसी स्लोगन के साथ अगले क्लास के में हम लोग मिलते हैं बेटा। थैंक यू, टेक केयर।